स्वागत है सभी बच्चों का। और सबसे पहले तो जो आगे त्यौहार आ रहा है कल, यानी वीडियो आप तक पहुंचेगा तो त्योहारी दिन ही पहुंचेगा, तो उसकी आपको बहुत सारी बधाई। मकर संक्रांति और लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। दूसरा ये कि जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर प्रकार का जो वीडियो है कंपटीशन से रिलेटेड है और जो आपका जो बोर्ड से रिलेटेड है यूपी बोर्ड से, वो आपको मिल जाए। नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें, मतलब सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबा दें। बहुत सारे बच्चे बेल आइकन नहीं दबाते तो उनको पता नहीं चलता कि जो वीडियो बन रहे हैं वो कोई नया वीडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा। वैसे इस समय तो मैं डेली ही वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। और इसके आगे एक बात और है, क्योंकि मेरे फ़ोन में कोई प्रॉब्लम है जिसको मैं बराबर उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। कैमरे में प्रॉब्लम हो गई हो या अन्य कोई प्रॉब्लम, हालांकि कई बार मैंने उसको रीसेट भी किया है। और जिस कैमरे से ऐप से मैं बनाता हूँ उसको कई बार मैंने डिलीट करके और फिर उसको जो है रीइंस्टॉल किया है, लेकिन वो ये जो प्रॉब्लम है वो दूर नहीं हो रही है। तो इसके लिए फिर कल कोई प्रयास करूँगा मैं। तो शायद मेरे फ़ोन में ही कमी आ गई है, इस वजह से शायद दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर भी आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब चूँकि क्लास तो मुझको लेनी है। प्रॉब्लम जो है तो वो तो प्रॉब्लम आनी है, चाहे मेरी हो चाहे आपकी हो। तो फिर भी यही कोशिश है कि ज़्यादा साफ़ सुथरा और बढ़िया साफ सफाई से काम हो, लेकिन अगर कोई चीज़ बीच में आ रही है तो उसको सुधारा जा सकता है, प्रयास किया जाएगा। और मैं जल्दी ही कोशिश करूँगा कि इसका मैं कुछ करूँ। तो चलें क्लास स्टार्ट करते हैं। चूँकि सेक्शन ए, वो जो सेट नंबर ए था उसका कल मैंने पैसेज दिया था और उसकी स्टोरी भी हो गई, उसका ग्रामर पोर्शन भी हो गया। लिटरेचर पार्ट बचा है, तो लिटरेचर पार्ट में देखिए आपको जो वो पोइट्री का पार्ट है उसको मैं किसी दिन समझाऊंगा, और साथ ही आपको ये जो लेटर और आर्टिकल, लेकिन देखो सारी चीज़ एक साथ नहीं हो पाती, धीरे धीरे हो पाती है। और मेरे मन में आज तो क्लास लेने का मूड ये वाला, मतलब जो बोर्ड इंटरमीडिएट लेवल से नहीं लेने का मन था, आज वो कैब से लेने का मन था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि वो कैब से मैं कल लेता हूँ। तो इस वजह से हो सकता है मॉर्निंग में टाइम मिल जाए तो मैं मॉर्निंग में ले लूँगा। फिलहाल तो देख लीजिए। तो यहाँ पर हम सेट नंबर 2 का सेक्शन सी ग्रामर को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है 4 का ए। तो आप जरा ध्यान देते रहिए कि क्या है वहाँ पे। यहाँ पर लिखा वन हु, फिर लिखा है लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ। ब्राइट साइड ऑफ लाइफ। ऑप्शन क्या है? नंबर 1 है ऑप्टिमिस्ट है, नंबर 2 आपका है पेसिमिस्ट है, नंबर 3 क्या है आपका? फैटलिस्ट है, और नंबर 4 आपका अपॉर्चुनिटिस्ट है। अपॉर्चुनिस्ट। ये आपके रहे ऑप्शन और ये रहा आपका क्वेश्चन। वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ, एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन के सकारात्मक पहलू को देखता है। मतलब जीवन का जो होता है ना, जो एक ब्राइट साइड का मतलब समझते हैं ना, अच्छा पहलू, चमकदार, रोशनी नुमा, प्रकाशमयी। तो वहां पर ब्राइट साइड का मतलब सकारात्मक पहलू होता है और डार्क साइड का मतलब नकारात्मक पहलू होता है। वही आपने एक कहावत सुनी होगी, गिलास में आधा पानी है। तो जो ये कहता है कि गिलास में आधा, मतलब गिलास आधा भरा है, ठीक है, वो सकारात्मक पहलू। जो कहता है गिलास आधा खाली है, तो वो कहता है नकारात्मक पहलू।
तो यहाँ पर इसी वजह से वहाँ पर ये इडियम्स बना है, एक मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बना है, और इसीलिए लोग कहते हैं उसको ब्राइट साइड ऑफ लाइफ और डार्क साइड ऑफ लाइफ। तो ब्राइट साइड ऑफ लाइफ भी होता है, ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स भी होता है। जो वस्तुओं को सकारात्मक तरीके से देखता है वहाँ ब्राइट होता है, जो वस्तुओं को, जीवन को नकारात्मक स्तर पर देखता है, नकारात्मक पहलू से देखता है, नकारात्मक नजरिए से देखता है, वो डार्क साइड ऑफ होता है। तो यहाँ पर देखना दिए दोनों हैं। अगर ब्राइट साइड ऑफ है तो वो ऑप्टिमिस्ट होता है। ऑप्टिमिस्ट माने क्या होता है? आशावादी, अर्थात वो उम्मीद में रहता है कि मतलब हमारे जीवन में बहुत कुछ है। जैसे तमाम लोग कहते हैं अरे ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, अरे तो दूसरा कहता है अरे हमारे पास तो ये है, वो है, तमाम लोगों के पास तो इतना भी नहीं है, तो वो ब्राइट साइड ऑफ लाइफ है। ये पेसिमिस्ट माने होता है निराशावादी, ये है निराशावादी, ठीक। ये होता है भाग्यवादी, और ये होता है अवसरवादी, ठीक है। तो मतलब ये होता है कि वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ ऑप्टिमिस्ट, वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ लाइफ वो होता है आपका डार्क साइड, जो देखता है, जो मतलब अंधकार में बना रहता है, निगेटिव एस्पेक्ट देखता है, वो पेसिमिस्ट होता है। जो भाग में विश्वास करता है, वन हु बिलीव्स इन फेट, वो भाग्यवादी होता है। और अवसरवादी, जो मतलब अवसर पर भरोसा रखता है, या कोई अवसर मिलता है तो तुरंत ही उसको भुनाता है या मौका का फायदा उठा जाता है, वो अवसरवादी है। तो यहाँ पर ये चारों दिए, चारों में आप समझ जाइए कि आपका ये है, यानी कि जो जीवन को सकारात्मक तरीके से लेकर चलता है वो आशावादी है। तो उसी को आशा कर, उसको जीवन से बहुत आशाएं जुड़ी होती। तो यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन था। इसके बाद है आपका दूसरा क्वेश्चन, यानी कि अथवा करके इसमें भी दिया हुआ है, तो यहाँ और नंबर है ए का, और यानी अथवा। ब्रदर किल्स हिज सिस्टर, फिर लिखा हुआ है सस्पेक्टिंग एट हर रिलेशन with someone। देखो यहां पर क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी, देखो बहुत सुविधाजनक आपका ये टॉपिक रहेगा। अब देखिए ये चीज यहां पर देखिए, ब्रदर किल्स हिज सिस्टर, पहले किस तरह से आता है? वो आता है कि मर्डर ऑफ वंस सिस्टर, मर्डर ऑफ वंस ब्रदर, मर्डर ऑफ वंस मदर, मर्डर ऑफ वंस फादर, मर्डर ऑफ वंस, ऐसे करके आता था ये, वंस पेरेंट्स, वंस चाइल्ड, ऐसे आता था। तो हमको हर हाल में अपनी ही तरफ से ढूंढ करके वर्ड लिखना पड़ता था। अगर हम याद किए हैं तो हम लिख पाते थे, और नहीं किए हैं तो नहीं लिख पाते थे। इसमें क्या है, इसमें आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, सोरोरिसाइड है, मैट्रिसाइड है, तीसरा आपका है सुसाइड, और चौथा है आपका होमिसाइड। ये चार ऑप्शन आपके दिए। फिर भी मैं यही कहूंगा कि देखिए बिना पढ़े तो कुछ नहीं होता। मैं ही एक क्लास ले रहा हूं, और अगर कोई स्टूडेंट इस क्लास को भी नहीं देख रहा है, बुक भी नहीं देख रहा है, टीचर जो क्लास में पढ़ा रहा वो भी नहीं देख रहा है, फिर वो उम्मीद करे कि मैं सब कुछ कर लूंगा, तो ये इम्पॉसिबल है। अगर मैं ही पढ़ा रहा हूँ, यहाँ बता रहा हूँ, अगर वो नहीं देखेगा, वो नहीं सुनेगा, नहीं समझेगा, वो किताबें हैं उसके पास वो नहीं पढ़ेगा, तो फिर बताइए उसकी सफलता की गारंटी कौन लेता है? सिर्फ उसके अलावा दुनिया में और कोई नहीं ले सकता। तो इस तरह से यहाँ पर ये चीजें आती हैं। तो अब आप अगर थोड़ा बहुत पढ़े हो तो आपको, मान लीजिए आपको ये नहीं पता, शायद ये तीनों पता है, सोचने वाली बात है। अगर ये पता है तब तो इन तीनों को देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ये नहीं पता, ये तीनों पता है,
मैट्रिसाइड मातृ हत्या, और सुसाइड मतलब आत्महत्या, और होमिसाइड, होमिसाइड मतलब नर हत्या। होमिसाइड मतलब समझते हो ना कि ह्यूमन किल्स ह्यूमन, वन हु किल्स द रेस ऑफ ह्यूमन, अर्थात जो मानव जाति की हत्या करता है वो होता है उस मतलब द कंडीशन जो होती है मर्डर ऑफ अ ह्यूमन। मर्डर ऑफ ह्यूमन मतलब मर्डर ऑफ ए मैन, मतलब एक नर की हत्या, मनुष्य की हत्या, वो होमिसाइड है। मर्डर ऑफ वन सेल्फ, खुद की हत्या। मर्डर ऑफ वंस मदर, माता की हत्या। मर्डर ऑफ वंस फादर, पैट्रिसाइड होता है। मर्डर ऑफ वंस पेरेंट्स तो पैरिसाइड होता है। मर्डर ऑफ वंस ब्रदर तो फ्रैट्रिसाइड होता है। और मर्डर ऑफ वन सिस्टर सोरोरिसाइड होता है। तो यहां पर कहता है ब्रदर किल्स हिज सिस्टर। यहां पर देखिए कंफ्यूज करने के लिए उसने दोनों दे दिए, लेकिन यहां पर भाई की हत्या की बात नहीं हो रही है, यहां बहन की हत्या की बात हो रही है। भाई क्या करता है, अपनी बहन को मार देता है, सस्पेक्टिंग संदेह करते हुए, एट हर रिलेशन विद समवन मतलब किसी और से रिश्ता होने पर। भाई अपनी बहन को किसी और से रिश्ता होने पर शक करते हुए मार देता है, तो उसको हम कहेंगे सोरोरिसाइड, वो होता है बहन की हत्या। तो इस तरह से आपका ये ऑप्शन सही माना जाएगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन अभी हुआ, यानी 4 का ए हुआ। और अब बी देखेंगे, बी में ईडियम एक दिया हुआ है, बी में ईडियम दिया है ए लेम एक्सक्यूज। लेम एक्सक्यूज सभी जानते हैं, ए फॉल्स एक्सक्यूज होता है, फॉल्स प्रिटेंस होता है ना। फॉल्स मतलब झूठा बहाने को, ए लेम एक्सक्यूज लंगड़ा बहाना मतलब झूठा बहाना, मतलब ठीक से चल नहीं पाएगा तो वही उसी को झूठा बहाना कहते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है ए, पहला ऑप्शन है ए फॉल्स प्रिटेंस, फिर दूसरा दिया हुआ है ए बैड थिंग, और फिर तीसरा दिया हुआ है अ फाल्सो, और फिर चौथा दिया हुआ है अ यूजलेस टास्क। ये दिया हुआ है। तो यहां पर देखिए क्या हो गया, यहां पर अब फाल्सो मतलब झूठा दिखावा होता है, मतलब वो आडंबर होता है, जो किसी तरह से अपने आप को अन्य तरीके से वो प्रिटेंड करके दिखा रहा है, वो एक अलग चीज है। लेकिन कोई किसी बात में प्रिटेंड कर रहा है, बहाना बना रहा है, लेम एक्सक्यूज झूठा बहाना, तो वो होता है फॉल्स प्रिटेंस। और ए बैड थिंग का इसका क्वेश्चन नहीं है, मतलब कि एक बुरी वस्तु। अ यूजलेस टास्क का मतलब बेकार की बात है, इसका भी कोई सेंस नहीं है। तो आपका ये हो जाएगा पहला। तो देखिए इसमें भी पहला था, इसमें भी पहला था, और इसमें भी पहला ही है। तो इनकी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छी तरह से करनी पड़ेगी, और इन्हें मैं सॉल्व करा रहा हूँ, तो एक एक सेट आप सॉल्व करेंगे तो इसका बेनिफिट बहुत अच्छा बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको मिलेगा। लेकिन जो देखेगा समझेगा तो उसको मिलेगा, बाकी किसी को मैं गारंटी नहीं लेता। जैसे आपका अगला है ए रेनी डे, अगर आपके पास अनसॉल्व है तो पक्का उसी में देख सकते हो, लेकिन मैं इसलिए बोर्ड पे लिखता हूँ क्योंकि हो सकता है सभी बच्चों के पास वो आपका जो अनसॉल्व है वो शायद ना हो। तो पहला यहां पर है ए मेजरेबल डे, मेजरेबल डे। दूसरा है अरेस्ट डे, फिर इसके बाद तीसरा है अ गुड डे, और फिर आपका चौथा है एन ऑस्पिशियस चांस। अब देखिए यहाँ पर रेनी डे, रेनी डे माने होता है वैसे देखा जाए बरसात के दिन, और जब बरसात के दिन होते हैं तो इन्हें बहुत मतलब सैकड़ों साल पहले से ही वर्षा के दिनों को बुरे दिन माना जाता है।
क्योंकि ना उस समय कोई आदमी काम, अब ये ना कहिए कि अगर वर्षा के दिन पूरे हैं पानी नहीं बरसेगा तो फसल कैसे होगी। वर्षा के दिन उन चीज़ों को कहा, उन स्थितियों का कहा गया है जब लगातार पानी हो रहा होता है, वो वर्षा के दिन। तो आदमी कुछ कर ही नहीं पाता, फसल के लिए भी खतरा हो जाता है, आदमी ना तो कहीं जा सकता है और ना ही एक पैसा कमा सकता है, तो सिर्फ क्या करता है, बैठे बैठे खाता है। तो जैसे हम वहाँ पर एक इडियम्स पढ़ते हैं, अगेंस्ट द रेनी डे। अगेंस्ट द रेनी डे का मतलब होता है बुरे दिनों के लिए। जैसे होता है कि वी शुड सेव समथिंग अगेंस्ट द रेनी डे, हमें बुरे दिनों के लिए कुछ बचाना चाहिए। तो इसीलिए तो कहते हैं कि रेनी डे आदमी सिर्फ बैठ के खाता है, कुछ कहीं ना जा पाता है, ना कोई कमाई ना दमाई ना कुछ नहीं, सारा सब कुछ मतलब एक बहुत उन समय की स्थितियां हैं। आजकल तो आदमी रात में भी कमाता है, दिन में भी कमाता है, कोई भी सीजन हो, कोई भी वेदर हो, किसी भी तरह से वेदर हो, हर समय कमाता है। लेकिन ये इडियम्स जो होते हैं ये सैकड़ों साल पुरानी कहावतें हैं, मुहावरे हैं, जो कभी किसी वजह से लेकर बनी थी। आज 100 साल बाद 200 साल बाद कंडीशंस अलग हैं, ये बात अलग है, लेकिन इनका प्रयोग इंग्लिश में इसलिए किया जाता है क्योंकि इंग्लिश जो भाषा है हमारी वो इनके प्रयोग से इम्प्रेसिव बन जाती है, उसमें एक आकर्षण आ जाता है, उसमें एक इम्प्रेशन पड़ जाता है, एक इफेक्ट आ जाता है, इसलिए इनका प्रयोग आज भी होता है। तो हम यहाँ पर ए रेनी डे को समझेंगे माइजरेबल डे, अर्थात मुसीबत का दिन, विपत्ति का दिन, बुरा दिन, ये मानेंगे। यहाँ आराम का दिन नहीं होता है। ऑस्पिशियस का मतलब होता है एक सौभाग्यशाली अवसर, एक पवित्र अवसर। ऑस्पिशियस माने सौभाग्यशाली या मंगलकारी या फिर पवित्र, और चांस माने अवसर, और गुड डे का मतलब अच्छा दिन। तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका रहेगा माइजरेबल। अनसॉल्व पेपर में माइजरेबल की स्पेलिंग मतलब गलत है, तो उसको आप देख लें और समझ लें, माइजरेबल की स्पेलिंग ये होगी। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो फिर है आपका द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज। सिनोनिम देना है, किसका देना है, सिनोनिम दीजिए आप किसका, कॉन्फेस का। कॉन्फेस माने क्या होता है, स्वीकार करना होता है, ठीक। तो यहां पर स्वीकार करना देखिए, एडमिट लिखा, डिनाई लिखा है, रिजेक्ट लिखा है, बैन लिखा है। तो एडमिट है पहला, फिर डिनाई, और फिर इसके बाद रिजेक्ट, और फिर इसके बाद बैन। तो बैन का मतलब पाबंदी लगाना होता है, तो ये नहीं होगा। रिजेक्ट का मतलब इनकार करना है, ठुकराना होता है, ये नहीं होगा। डिनाई माने टालना भी होता है, इनकार करना, तो ये नहीं होगा। एडमिट, यहाँ पर स्पेलिंग गलत लिख गई है, तो एडमिट यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडमिट माने स्वीकार करना, एक्सेप्ट माने स्वीकार करना, ये भी हो सकता है। एक्नॉलेज माने स्वीकार करना, ये भी हो सकता है वहाँ पर, ठीक है ना। तो ऐसे करके कई मीनिंग हो सकती है। तो कन्फेस एक हाई है, एडमिट हो गया, एक्सेप्ट हो गया, और एक्नॉलेज, ये सभी इनमें से कोई भी लिखी हो, कोई भी, वही इनके सिनोनिम्स हैं। तो यहाँ पर दिमाग में रखिए, इसकी जगह कोई दूसरा भी हो सकता है। इसके बाद है कॉन्फ्लिक्ट। इसमें कॉन्फ्लिक्ट का भी सिनोनिम देना है, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का सिनोनिम दीजिए, और पहले ऑप्शन देख लीजिए। सिनोनिम क्या है, क्लैश, और फिर दूसरा क्या है, पैक्ट, फिर फ्रेंडशिप, इसके बाद फिर आपका है हाइड। ये चार ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। ज़्यादा मैं नंबर डालने के चक्कर में नहीं हूँ, सभी लोग समझते हैं कि इसमें ऑप्शन है। जिनके पास अनसॉल्व है वो रख के बैठ करके समझें और पढ़ें, और जिनके पास नहीं है तो मैं खुद ही लिख रहा हूँ, लेकिन नंबरिंग के चक्कर में न पढ़ें। चार ऑप्शन मैंने इसका दे दिया है। ये कॉन्फ्लिक्ट आपका मेन वर्ड है। कॉन्फ्लिक्ट माने होता है वाकई में स्ट्रगल होता है, स्ट्रगल, स्ट्राइव भी होता है, स्ट्राइव संघर्ष, संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट माने संघर्ष, और क्लैश माने भी होता है संघर्ष। तो इसमें ये ऑप्शन आपका सही है, इसका ये भी सही है, इसका ये भी सही है, इसका ये भी सही है। पैक्ट माने समझौता होता है, ये नहीं होगा। फ्रेंडशिप माने मित्रता होती है, ये नहीं होगा। और हाइड माने छिपना होता है, ये भी नहीं होगा।
तो वो दे कुछ भी देगा लेकिन मीनिंग आती होगी। अब देखिए इसमें होता ये है कि आप फ्रेंडशिप समझ जाएंगे अगर कॉन्फ्लिक्ट जानते हैं, मतलब चैलेंज कम नहीं हुआ है और हम ये बराबर लेकर चल रहे हैं। अब ये बात अलग है कि तुम उसको बराबर वॉच करो और बराबर देखो, ये बराबर में लेके अभी चल रहा हूं, तुम्हारे साथ हूं। अब जो नहीं पढ़ेगा नहीं देखेगा, तो जब मुझे पता चल जाता है ना भाई, मैं क्यों टॉपिक को बदल देता हूं, क्योंकि मतलब जो बच्चे हैं अगर वो उसको डिसलाइक करते हैं, डिसलाइक का मतलब जरूरी नहीं कि आप अंगूठा नीचे वाला डिसलाइक करो तो पता चले। जब व्यूज कम आते हैं तो पता चल जाता है कि बच्चे इसको ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, तो टॉपिक बदल देता हूँ मैं। फिर मैं देखता हूँ कि जिन बच्चों के लिए, चाहे वो हाई स्कूल का हो, चाहे वो 9th का हो, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो, चाहे इंटर का हो, और जब फर्स्ट ईयर इंटर वाले इग्नोर करते हैं तो मैं सीधे कंपटीशन में आ जाता हूँ। जब कंपटीशन वाले इग्नोर करते हैं तो मैं सीधे इंटर फर्स्ट ईयर में आ जाता हूँ। जब इंटर फर्स्ट ईयर वाले इग्नोर करते हैं तो मैं क्लॉज और फ्रेज में 9th और हाई स्कूल वालों के लिए आ जाता हूँ। तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। वो अपना नुकसान करेगा जो उसको पढ़ेगा नहीं और देखेगा नहीं। भाई मैं तो वीडियो डाल रहा हूँ, मेरा आज नहीं तो कल कोई देखेगा, वो तो पक्की बात है, और देखते भी हैं लड़के। बट ये है कि आप अगर उसको पढ़ोगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा, और अभी आपको ज़रूरत भी है कि वो आप बहुत अच्छे मन से देखो। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये आपका हो गया पैक्ट माने समझौता। तो मैंने कहा था कि अगर इसकी मीनिंग आपको आती है और फिर इनकी नहीं आती है या इसकी नहीं आती है, इसकी नहीं आती, अब देखो पैक्ट माने समझौता, आप फ्रेंडशिप तो नहीं करोगे, हाइड माने छिपना होता है ये भी नहीं करोगे। हो सकता है कोई समझे ले कि कॉन्फ्लिक्ट माने हाइड होता है, तो वो कुल मिलाकर के ये वर्ड पावर का कोई और लॉजिक नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, वो कैप्स का कोई और साधन या तरीका है ही नहीं है, किसी के पास नहीं है। इसको सिर्फ यही है कि आप पढ़िए और पढ़ने के बाद आपको बस वो याद रहे, बस वही तरीका है। मतलब जितनी बार आप पढ़ें, जितनी बार आप देखें, जितने भी चैनल में आप देख रहे हो, जो भी कर रहे हो, किताब से पढ़ रहे हैं तो किताब से, वीडियो चैनल देख रहे हैं तो वो वीडियोस देखें, जहाँ से भी जितना आप पढ़ें। अच्छा, वोकैब्स को वीडियो से तैयार करना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आप बैठे हो और टीचर पढ़ा रहा है और आप सुन रहे हो, मस्त, बहुत बढ़िया प्रिपेयर होता है, तो वो आपको ज़्यादा अच्छा रहता है। खुद ही पढ़ना है, किताब खोलनी है, फिर पढ़ना है, फिर समझना है, ठीक है, वो आपके लिए प्रॉब्लम है। वैसे वीडियो से क्या होता है, आप ऑडियो मोड में भी लीड लगा करके आराम से आंख बंद करके सुन सकते हो, पर वीडियो है तो देख के सुनते हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब इसके बाद डी नंबर है, डी कौन सा है, डी आपका चौथे का डी चल रहा है। 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, सेक्शन सी ग्रामर का चौथे का डी क्वेश्चन है। याद रखिए, मेरे चक्कर में नंबर डालने के चक्कर में, तो भाई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, यूँ दबाया यूँ करके यूँ आ गया, मुझे तो लिखना पड़ता बहुत ढेर सारा। और देखिए जब से मैंने इंटरमीडिएट को डील किया है तो कितना मैं लिखता हूँ, कितना लिखना पड़ता है मुझे, ठीक है ना। तो मैं नंबर नहीं डाला, बट आप बोर्ड में, पेपर में, एग्जामिनेशन हॉल में, कॉपी में अपनी ऐसा मत करिएगा, वहाँ पर आप अच्छे से डालिए। और मैं समझता हूँ कि इतने समझदार सभी बच्चे हैं। तो चौथे का डी है, उसमें लिखा हुआ है आइदर, फिर ऑफ द टू बॉयज, ठीक है ना। अब गौर करिए, यहाँ पे गलत है। अगर सभी लोग अनसॉल्व पेपर देख रहे हैं तो TOO जो लिखा है वो TOO नहीं है, वो TWO है, टू बॉयज। आइदर ऑफ द टू बॉयज वर प्रेजेंट इन क्लास, वर प्रेजेंट इन द क्लास। इसमें द भी नहीं लगा है, लेकिन मैंने लगा दिया है कि सेंटेंस सही से सेट स्ट्रक्चर बन जाए। आइदर ऑफ द टू बॉयज वर प्रेजेंट इन द क्लास। अब आप सोचोगे कि इस सेंटेंस में क्या गलत है, लेकिन वो कह रहा है कि गलत है। विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, अर्थात इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड है जो गलत है, अर्थात इस सेंटेंस में एरर कहाँ पर है। और वो खुद ही ऑप्शन देता है कि क्या वर गलत है या आइदर गलत है, मतलब आइदर की जगह क्या और या नॉर होना चाहिए या नाइदर होना चाहिए। फिर तीसरा ऑप्शन देता है वो कि क्या प्रेजेंट गलत है, तो क्या प्रेजेंट की जगह पे हम एब्सेंट कर दें, क्या कर दें मतलब, ठीक। और फिर चौथा है आपका क्या है,
यहाँ पर चौथा है टू। क्या टू गलत है? क्या हमको यहाँ 3 कर देना चाहिए? तो देखिए पहली बात तो ये है कि अगर यहाँ 2 ना होता तो यहाँ आइदर ना होता। रीजन, 2 के लिए ही आइदर का प्रयोग होता है, 2 के लिए ही नाइदर का प्रयोग होता है। इसके वीडियोस मेरे पड़े हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए जाकर। कहाँ पे? अब अगर आप प्रोनाउन निकाल लेंगे, हालांकि ये आपका एडजेक्टिव भी होता है, लेकिन यहाँ पर आप पूरी तरह से प्रोनाउन के रूप में देख रहे हैं, ये यहाँ प्रोनाउन की तरह यूज है। अगर आप देखेंगे जाके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, प्लेलिस्ट में जाकर के प्रोनाउन निकालिए, प्रोनाउन में आप जानेंगे उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन स्टेप बाय स्टेप उसमें दिया हुआ है। और जो नीचे उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो लिखा होता है टाइटल, उसमें लिखा भी होगा कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन है, उसमें सब कुछ पढ़ा हुआ है। और उसमें पढ़ोगे तो इनकी डिटेल्स आपको मिल जाएगी बेहतर तरीके से, और फिर समझ में ना आए तो बताइएगा। तो 2 के लिए आइदर का प्रयोग क्या था, ठीक है ना। अब क्या होता है कि आइदर है, नाइदर है, ईच है और एवरी है, इनमें हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक। बॉयज होगा लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी, चाहे वो जैसे वन है और जैसे ईच है, एवरी है और आइदर है, नाइदर है, इनके साथ कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। तो यहाँ जो हम देख रहे हैं वर्ब, ये आपका गलत है। यहाँ पर होना क्या चाहिए था? होना चाहिए था वॉज, लेकिन ये हमें लगाने के लिए कह रहा है। वो कह रहा है कि कौन सा पार्ट गलत है। तो आप यहाँ पर आंसर डालोगे बोर्ड में और फिर लिखोगे एरर, और एरर लिख कर लिखोगे यहाँ पर पहला और फिर लिख दोगे वर्ब, और फिर यहाँ फुल स्टॉप लगा करके छोड़ दोगे। तो आपका एरर हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया, वर्ब हो गया, आंसर हो गया, डन हो गया, और आपको 2 मार्क्स इसमें मिल भी गए। पर अभी नहीं, जब वहां कर आओगे तब मिलेंगे, ठीक। इसके बाद आगे चलते हैं। फिर यहां पर अगला है लिखा हुआ एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज। तो यहां पर एडवर्सिटी, एडवर्सिटी दिया हुआ है, और एडवर्सिटी का एंटोनिम देना है, एंटोनिम, ठीक। तो एडवर्सिटी का एंटोनिम यहां पर क्या क्या दिया हुआ? यहां पर प्रॉस्पेरिटी पहला शब्द है, प्रॉस्पेरिटी। दूसरा शब्द है मिसफॉर्च्यून। तीसरा शब्द है आपका डिजास्टर। चौथा शब्द आपका है क्राइसिस। मतलब अब इन चारों में आपको एंटोनिम्स ढूंढना है। देखो वो इस तरह देता है कि जल्दबाजी में लड़का गलत कर जाएगा। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का तो मिसफॉर्च्यून होता है, उसने ये समझा और फट से उठाया और एडवर्सिटी एंटोनिम मिसफॉर्च्यून। ये नहीं गौर कर रहा है कि एडवर्सिटी का एंटोनिम देना है, ये तो सिनोनिम है, ये इसके सिनोनिम है, ये सिनोनिम है एडवर्सिटी का, ये सिनोनिम है एडवर्सिटी का, ये सिनोनिम है एडवर्सिटी का, ये सभी सिनोनिम्स। लेकिन हमको क्या चाहिए? एंटोनिम चाहिए, हमको एंटोनिम चाहिए, वही बच। तो एडवर्सिटी माने क्या होता है? मुसीबत, परेशानी, कष्ट, विपत्ति। और इसके माने होता है समृद्धि, खुशहाली। समृद्धि और खुशहाली उसको कहते हैं प्रॉस्पेरिटी। तो प्रॉस्पेरिटी एक होता है प्रॉपर्टी, वो संपत्ति है, ये समृद्धि है। तो प्रॉस्पेरिटी एस होना चाहिए, अगर आप एस हटा दोगे तो प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि एडवर्सिटी का एंटोनिम है प्रॉस्पेरिटी। तो इस चीज को समझना है, जल्दबाजी में काम नहीं करना है। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में और थोड़ा सा ओवर जॉयड होकर के लड़के, अरे ये तो हमको आता, अरे ये तो इतना इजी आ गया, ऐसा करके फिर वो गलत हो गया तो हो गया, फिर कुछ कर नहीं पाता वो। सिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड का क्या मतलब होता है? सभ्य होता है, सभ्य। अब इसमें कितने ऑप्शन दिए हुए हैं? एंटोनिम इसका भी लेना है। एक दिया अनसिविलाइज्ड, दूसरा दिया हुआ है जेंटल, तीसरा दिया हुआ माइल्ड, चौथा दिया हुआ है हम्बल।
ठीक। तो अब देखिए, जेंटल माने सज्जन, माइल्ड माने विनम्र सज्जन, और हम्बल माने सज्जन। ये सभी इसके क्या हैं? ये इसके सिनोनिम्स हैं, ये सिनोनिम्स हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए? एंटोनिम चाहिए। ये एंटोनिम है, यानी सिविलाइज्ड का मतलब सभ्य होता है और अनसिविलाइज्ड का मतलब असभ्य होता है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका वोकैब्स पोर्शन जो है लगभग कितने नंबर का? 2 का है ये। 2, 2, 4, इसके बाद 2, 6, 2, 8, 2, 10, ये 10 नंबर का जाकर कवर हुआ। और इसके बाद आप मिलेगा जाकर 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 2, 10, 10 नंबर की आपकी ये तो वोकैब्स है और ग्रामर बची। और 5 नंबर की फिर रहेगी आपकी स्टोरी। तो इस तरह से आपका 25 नंबर का ऐसा आपका डेंजरस जोन है कि अगर उसको आपने सावधानी पूर्वक ट्रीट नहीं किया, अच्छी तरह से हैंडल नहीं किया, अच्छी तरह से टैकल नहीं किया, तो इस जगह पर ये 10 नंबर का वोकैब्स और आगे भी अभी मैं बता रहा हूँ जो ग्रामर पोर्शन है उसको अगर तो समझ लीजिए पेपर में कुछ बचे नहीं। अब इतना तो होता है कि देखिए यहाँ पर अगर आपने सेकंड पेपर कवर कर लिया तो लिटरेचर पार्ट में तो देखिए अगर सेंट्रल आइडिया कोई क्वेश्चन आंसर कोई लॉन्ग शॉर्ट लेकर रहा है तो वहाँ पर यही होता है कि अगर 8 नंबर का है तो कोई जो नहीं कि पूरे नंबर दे दे। समझने वाली बात है। अगर आपने कोई लॉन्ग लिखा तो कोई जरूरी नहीं कि पूरे नंबर दे दे। आपने कोई आर्टिकल लिखा 10 नंबर का, कोई जरूरी नहीं कि पूरे नंबर दे दे। बेशक आपने सही लिखा तब भी। अच्छा, ये तो होता ही है कि लड़का इतना एक्सपीरियंस्ड नहीं होता है कि कहीं गलती ना करे, उससे कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती है। तो इसी बहाने वो 1-2 नंबर काटता रहता है क्योंकि उसके पास ये चांस होता है कहने का कि पूरी तरह से वो सही नहीं होगा। जब चेक करेगा तो कहीं ना कहीं गलत निकाल देगा, कोई क्लेम नहीं कर सकता उसको। यहाँ पर आपके लिए इतना बढ़िया अवसर होता है कि अगर आपने सही मीनिंग सेलेक्ट कर दी कि एडवर्सिटी का एंटोनिम आपने प्रॉस्पेरिटी सेलेक्ट कर दिया तो 2 नंबर से वो कम ही नहीं कर सकता है। 2 में 2 देना पड़ेगा, नो चांस। अगर आपने सेंट्रल लाइन में राइटिंग खराब नहीं बनाई तो 4 में से 3 दे सकता है। पर यहाँ आपने खराब राइटिंग भी बनाई और ऑप्शन सही है, स्पेलिंग सही लिख दिए तो आपको 2 में से आपको 2.25 नहीं देगा, पूरा 2 नंबर ही देना पड़ेगा उसको, मजबूरी उसकी। 1 वर्ड आंसर में यही होता है। इसलिए इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से अगर आपने कवर कर लिया तो फिर नंबर तो आपके अच्छे आएंगे आएंगे, ये मैं कह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 5 का ए है यानी नरेशन है। यहाँ पर नरेशन क्या लिखा हुआ है? द पुलिस इंस्पेक्टर said to thief, comma inverted comma, फिर लिखा do not beat about the bush, do not beat about the bush and come to the point। ये थोड़ा सा इसलिए इडियोमैटिक सेंटेंस दिया है कि आधे सेंस ही ना निकाला। अब जिसको डू बीट अबाउट द बुश का इडियोमैटिक सेंस नहीं पता तो वो इसी चक्कर में रह के तो पुलिस वाले ने इंस्पेक्टर से ऐसा, पुलिस वाले ने चोर से ऐसा क्या कह दिया। तो जब पुलिस वाले ने चोर से कुछ ऐसा कह दिया, देखो ट्रिक, पढ़ने वाले लड़के ही केवल इसके कॉन्सेप्ट को पकड़ पाएंगे, इसके सेंस को पकड़ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ही होता है कि वो ऐसे मोस्टली तो लड़के ऐसे होते हैं कि गेस कर जाते हैं कि अगर पुलिस वाला थीप से कह रहा है तो ऑर्डर ही होगा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं समझ पाते हैं कि कौन सा सेंस है, ऑर्डर है कि एडवाइस है या रिक्वेस्ट है। क्योंकि ये चीज चलो हम यहाँ पे समझ रहे हैं पर कहीं और नहीं समझ पाएंगे अगर हम कोई चीज नहीं आती। तो वो कह रहा है कि डू नॉट बीट अबाउट द बुश एंड कम टू द पॉइंट, घुमा फिरा कर बात मत करो, सीधे पॉइंट पे आ जाओ, सीधे बिंदु पे आओ, सीधे विषय पे आओ, मेन पॉइंट पे आओ, क्या कहना चाहते हो। तो यहाँ पर द पुलिस इंस्पेक्टर सेड टू थीफ, पुलिस इंस्पेक्टर ने चोर को ये ऑर्डर किया है, कमांड किया है। तो कमांडेड द थीफ लगा सकते हो या फिर
द पुलिस इंस्पेक्टर ऑर्डर्ड, और या फिर कमांडेड, और द थीफ, हालांकि यहां पर टू थीफ की जगह टू द थीफ देना चाहिए था, और फिर क्या कर देंगे, नॉट टू, फिर नॉट टू बीट अबाउट द बुश एंड कम टू द पॉइंट। ठीक है, यही करना है यहां पर द पुलिस इंस्पेक्टर ऑर्डर्ड द थीफ नॉट टू बीट अबाउट द बुश एंड कम टू द पॉइंट, मतलब घुमा फिराकर बात ना करने और पॉइंट पर आने के लिए पुलिस इंस्पेक्टर ने चोर को आदेश दिया, कमांड किया। तो ऑर्डर लगा सकते हो कॉमन सेंस में, और जनरल यूज है क्योंकि बेसिक यूज, तो ऑर्डर बिल्कुल सबको सपोर्ट करता है। फिर भी कोई कमांड अगर लगाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पर ऐसे करके, ठीक है, जब लगाइए तो ऐसे लगाइए, मेरी तरह ईडी मत लगाइएगा, ठीक है। तो ये बाई मिस्टेक चलता रहता है, जब बहुत कुछ लिखना पड़ता है तो माइंड कहीं और होता है और हाथ चल जाता है, तो ये ऐसा थोड़ी छोटी मोटी गलतियां होती रहती। फिलहाल सेंटेंस आपका क्लियर है और इस तरह से आपको, हाँ अब एक बात और आती है कि कुछ लोग ऐसे वाक्यों में फॉरवर्ड का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अगर फॉरवर्ड का इस्तेमाल करते हो, डू नॉट का प्रयोग हुआ, तो जब फॉरवर्ड का प्रयोग होगा, जैसे फॉरवर्ड का प्रयोग हमने नहीं किया, हमने ऑर्डर का प्रयोग किया तो नॉट टू लगाया, लेकिन जब आप फॉरवर्ड का प्रयोग करोगे, फॉरवर्ड द पुलिस इंस्पेक्टर ऑर्डर्ड द, तो फॉरवर्ड द थीफ, अब तो इसको हटा देंगे, ठीक है, इसको फॉरवर्ड द थीफ टू बीट, ठीक है। अब मैं जरूरी बात बताने जा रहा हूं, जब हम ये लगाएंगे तब ऐसा करेंगे, ठीक है, तब हम ऐसा करेंगे, लेकिन जब लगाएंगे, इसमें लगाएंगे नहीं, इसमें लगाएंगे ही नहीं, क्योंकि ध्यान रखिए फॉरवर्ड का प्रयोग हम सिंगल सेंटेंस में करते हैं या ऐसे सेंटेंस में करते हैं जिसमें टोटल शुरुआत से लेकर लास्ट तक बात मना की जा रही हो। डू नॉट स्मोक एंड डू नॉट ड्रिंक, डोंट ड्रिंक एंड स्मोक, इसका मतलब है कि शराब मत पियो और धूम्रपान मत करो, तो शराब भी नहीं पीना और धूम्रपान नहीं करना। अगर हम ये कह देंगे डू नॉट ड्रिंक एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, शराब मत पियो और अपने स्वास्थ्य का देखभाल करो, तो यहाँ एक चीज नहीं करना है और एक चीज करना है। मेरी बात अगर गौर से समझ रहे हो तो बताना। तो जब दोनों आपकी क्लॉज में निगेटिव एस्पेक्ट हो, निगेटिव सेंस हो, तब फॉरवर्ड, क्योंकि आपने यहां फॉरवर्ड तो लगा दिया, तो फॉरवर्ड तो केवल इस बात के लिए है कि घुमा फिराकर बात मत करो, है, ये भी तो नहीं है कि नहीं मतलब पॉइंट पर मत आओ। तो जिस समय आप यहां फॉरवर्ड लगा देंगे इस जगह पर, तो ये फॉरवर्ड पूरे को फॉरवर्ड करेगा, ये बात समझ लेना। जबकि ऑर्डर इसलिए लगा है तो ऑर्डर ये भी है, ऑर्डर ये भी है, घुमा फिराकर बात भी नहीं करना है और पॉइंट पर आ जाना है, दोनों ऑर्डर है। लेकिन फॉरवर्ड सिर्फ यहां पे है, यहां पे फॉरवर्ड नहीं है। मैंने अभी बताया ना, डू नॉट ड्रिंक एंड टेक केयर ऑफ योर, डू नॉट स्मोक, डोंट स्मोक एंड टेक केयर ऑफ योर। तो यहां पर एक चीज नहीं करना है और एक चीज करना है। अगर फॉरवर्ड लगा दिया तो पहला तो मना हो जाएगा कि मतलब उसने ड्रिंक करने से मना किया, और मना करने से आगे भी चला जाएगा, और अपने स्वास्थ्य का देखभाल करने से भी मना किया, तो प्रॉब्लम नहीं हो गई। इसलिए फॉरवर्ड का प्रयोग बच्चे बहुत जल्दी करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम स्पेशल कुछ दे दें ताकि हमको बहुत ज्यादा मतलब उसका एक रेफरेंस मिले। ऐसा नहीं होता। अगर आप प्रेफरेंस चाहते हैं तो आप सही यूज करेंगे तभी तो मिलेगा, गलत यूज करने से थोड़ी मिलेगा। सेंटेंस तो नॉर्मल है, पर कब गलत करा है तो मैं पता भी नहीं चलेगा। अगला सेंटेंस है लेट अस प्रिपेयर फूड फॉर द गेस्ट्स। यहां पर है लेट अस प्रिपेयर फूड फॉर द गेस्ट, और ऐसे कर दिया है, और यहां पर आपको कॉमा लगाना है यहां पे, और फिर लिखा सेड मदर, सेड मदर।
तो यहां पर ये हो गया, आओ मेहमानों के लिए खाना तैयार करें, माँ ने कहा। किसकी माँ ने कहा? अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लग रहा है तो समझ गए होंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर हम यहां ये कर रहे हैं कि किसी और को डाल रहे हैं, तो जब माँ ने कहा, ये तो नहीं कहा ना कि उसकी माँ ने कहा। अगर उसकी माँ सेड हिज मदर होता है तब बात अलग थी, लेकिन सेड हिज मदर नहीं है, तो फिर सेड हिज मदर नहीं तो किसकी माँ है? फिर मेरी माँ है। तो यहां इसीलिए ये चीज ले लेनी चाहिए कि मदर, और फिर कर देंगे प्रोपोज्ड या सजेस्टेड। अब दो, जब लेट अस से सेंटेंस शुरू होता है लेट अस से, तो या तो प्रोपोज्ड लगता है, ध्यान दीजिएगा, और या फिर लगता है सजेस्टेड। पहली बार जब लेट अस से सेंटेंस शुरू हो, लेट अस से सेंटेंस जब शुरू हो, सारे बच्चों को मैं बता रहा हूं, जब भी लेट अस से सेंटेंस शुरू हो तो ये इसमें प्रपोजल होता है। लेट अस डू इट, आओ ऐसा करें। लेट अस गो टू द मूवी, आओ मूवी चलें। लेट अस स्टे हियर, लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट, लेट अस वेट फॉर द ट्रेन। तो जब लेट्स आता है, या लेट अस पढ़ सकते हो या लेट्स पढ़ सकते हो, उसका शॉर्ट फॉर्म होता है लेट्स। तो जब ये आता है तो उसमें प्रपोजल होता है, एक सुझाव होता है, प्रस्ताव होता है उसमें, ठीक। और वो कोई जो बोलता है वो साथ में जो उसके होता है उस पर उसको प्रपोजल करता है, उसको प्रपोज करता है कि आओ ऐसा करें। इसमें हमेशा वो दो लोगों को लेकर के बात करता, अकेले के नहीं। जैसे हम कहते हैं कि लेट मी वेट फॉर द रिजल्ट, मुझे रिजल्ट का इंतजार कर लेने दो, तो यहां मैं अकेला करूंगा। लेट हिम प्ले, उसको खेलने तो वो अकेला खेलेगा, लेकिन लेट्स प्ले, आओ खेलें, तो मैं भी खेलूंगा, यानी कहने वाला भी खेलेगा। लेट हिम गो, उसको जाने दो, वो सिर्फ वो जाएगा। लेट्स गो, तो इसका मतलब केवल वो नहीं जाएगा बल्कि कहने वाला भी चलेगा, आओ चलें, ऐसा करके होता है। तो यहां पर प्रपोजल होता है। प्रपोजल में आपको दो बार आती है, प्रपोज्ड या सजेस्टेड, ठीक। अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो टू लीजिए, और ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो टू मत लीजिए, सीधे आप डायरेक्ट में दैट लगा दीजिए सीधे। मदर प्रपोज्ड दैट, मदर सजेस्टेड दैट। चूंकि यहां ऑब्जेक्ट नहीं है, वहां भी ऑब्जेक्ट नहीं, लेकिन हमारा कॉमन सेंस कहता है कि हमको ऑब्जेक्ट मान लेना चाहिए कि मैं हूं, क्योंकि मदर से ऐसा सेंस कहता है। तो जब हम ऑब्जेक्ट मान लेंगे तो पक्का यहाँ पे टू जरूर लगा देंगे, और फिर इसको थोड़ा ब्रैकेट में कर दीजिए। इससे ये होता रहता है, जांचने वालों को ये मैसेज जाता है कि यहाँ मी था नहीं लेकिन आपने माना है, तो वो आपके इस ट्रिक को प्रशंसनीय समझेगा, एक अच्छा तरीका मानेगा कि देखो तुमने पूरे कंप्लीशन के लिए, सेंटेंस को एक अच्छा लुक देने के लिए, अच्छा भाव पैदा करने के लिए तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी, बढ़िया बनाया है। तो यहाँ पर मी लग जाएगा। जब मी लग जाएगा तो ब्रैकेट में तो हम कर देंगे, लेकिन टू जरूर लगा देंगे। अब लिखेंगे दैट, ठीक है। तो मैं यहाँ से आपको ये वाला सजेस्टेड हटा देता हूँ, चूंकि एक ही रहेगा, दैट हो गया। अब इसका एक नियम और है कि जब लेट अस आता है तो इसको हटा देते हैं, और इसकी जगह पर या तो दे शुड लगाते हैं, या तो दे शुड लगाते हैं, और या फिर वी शुड लगाते हैं। ध्यान से समझिएगा, इसके रीजन है। यानी दे शुड या वी शुड। मैंने कहा था कि जब लेट्स कोई बोलता है तो वो अकेला नहीं होता है, अर्थात वो किसी और के साथ में खुद भी होता है, तो हमेशा एक से अधिक वचन में होता है। तो बहुवचन का ये थर्ड पर्सन है, ये बहुवचन का फर्स्ट पर्सन है। अब हम बहुवचन का फर्स्ट पर्सन वी शुड कब लगाएं, और बहुवचन का थर्ड पर्सन दे शुड कब लगाएं। कोई तो ऐसा करता है कि वो कह देता है चाहे दे शुड लगाओ चाहे वी शुड, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके रिपोर्टिंग, अब देखिए दे शुड, पहले बात तो लेट अस की जगह पर ये दो में से कोई एक ही लगना चाहिए, दे शुड या वी शुड। अब दे शुड या वी शुड में से लगाएं किसको, वो तय करेगा। यहाँ पर अगर पूरी रिपोर्टिंग वर्ब में, ये है पूरी आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, इसमें अगर कहीं पर भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो फिर आप वी शुड लगाइए। और अगर कहीं पर भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन नहीं है, मतलब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन ना होने पर, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन ना होने पर फिर क्या लगाना है आपको, दे शुड लगाना है। और इसके नियम तो बहुत हैं, नियम तो इतने हैं कि आप कॉम्बिनेशन, प्रोनाउन का कॉम्बिनेशन अगर पढ़ लो कि यू और आई है तो क्या होगा, वी होगा ना। शायद यहां पर ये हो जाए कि यू प्रपोज टू मी,
तुमने मुझसे प्रस्ताव रखा, तो फिर क्या करोगे, वी शुड करोगे ना। जहां मी घुस जाएगा, जहां फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चला जाएगा, वहां फर्स्ट पर्सन ही रहेगा, ये समझ। और इसका एक मतलब ऐसा होता है, वो शायद मैंने तुमको प्रोनाउन में बताया होगा, तो टाइम बर्बाद हो जाएगा। प्रोनाउन की प्लेलिस्ट निकाल कर देखिए कि अगर थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है तो क्या होगा, सेकंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है तो क्या होगा, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है तो क्या होगा। तो वह मैं बता चुका हूं, देख लीजिएगा, उसको आराम से समझ में आ जाएगा। तो अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कहीं पर भी है तो वी शुड आएगा, अदरवाइज आपको क्या कर देना है, दे शुड कर देना है। तो यहाँ मदर है, ये थर्ड पर्सन में है, ये मी है आपका फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पर जब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आ गया तो पक्का यहाँ पर आपको क्या कर देना है, वी शुड कर देना है, ये वी शुड कर देना है। समझिए, ये सेंटेंस बहुत बच्चे कई बार पढ़ने के बाद भी गलत कर देते हैं, इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो अगर रिपोर्टेड, जिस मान लो यहाँ मी है तो आपने वी शुड कर दिया, शायद यहाँ मी ना होता, मी की जगह यहाँ आई होता तो क्या करते, तब भी करते, क्योंकि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है ना रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टिंग वर्ब में। अगर यहाँ आई सेड टू मदर होता तब भी होता, मदर सेड टू मी है तब भी होता, अगर वी सेड टू देम होता तब भी होता वी शुड, और दे सेड टू अस होता तब भी वहां पर वी शुड होता। हाँ, अगर ना यहाँ आई है, ना यहाँ मी है, ना यहाँ वी है या ना अस है, तो फिर दे शुड होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा वी शुड। वी शुड के बाद सीधे यहां से उठा लेंगे वी शुड प्रिपेयर, और प्रिपेयर के बाद कर देंगे फूड फॉर द गेस्ट्स। गेस्ट्स माने मेहमान होता है, अर्थात माने हमें मुझसे प्रस्ताव रखा कि हमें मेहमानों के लिए भोजन बनाना चाहिए, कि आओ मेहमानों के लिए भोजन बना लें, ऐसा भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर देखिए प्रोपोज्ड का बहुत अच्छा यूज है यहाँ पर, और प्रोपोज्ड को मैंने बताया भी है कि प्रोपोज्ड बिल्कुल फिक्स्ड वर्ब है, आपको लेट अस जब आए तभी लगाना है। इसके बाद अगर वो लेट्स नहीं है, लेट मी है, लेट देम है, लेट हर है, ठीक है ना, कुछ भी है, तो फिर आपको प्रोपोज्ड नहीं लगाना है। फिर कोई स्पेशल सेंस में आपको अगर वो चीज आती है कि स्पेशल सेंस में अगर आप उसको कोई सेंटेंस आपके सामने आ जाए, तो फिर आपको स्पेशल सेंस का मतलब होता है जैसे ही और सेड और टू मी है, ठीक है ना। अब यहां पर आ गया वाई नॉट, ठीक, और आ गया स्टे हियर, ऐसे करके आ गया। अब ये ऐसा सेंटेंस है कि जल्दी इसकी कमी को या इसके लॉजिक को जल्दी तो लड़के नहीं पकड़ पाते हैं। यहाँ पर HER ही है, हियर लिखा हुआ है। ये कह रहा उसने मुझसे कहा व्हाई नॉट स्टे हियर, उसने मुझसे कहा कि यहीं क्यों ना रुक जाएं। अब लड़का इसमें सब्जेक्ट ढूंढता फिरेगा, लेटस ढूंढता फिरेगा, कहीं आपको लेटस मिलेगा नहीं, ना कोई सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट तो यही है ना दोनों। उसने मुझसे कहा कि यहीं क्यों ना रुक जाएं, यहीं क्यों ना रुकें, अर्थात उसका कहने का मतलब है कि हमें यहीं रुक जाना चाहिए। लड़का तुरंत इंट्रोगेटिव है तो वो सीधे इंट्रोगेटिव बनाएगा कि ही आस्क्ड मी, ये पूछ नहीं रहा, ये प्रपोज कर रहा है, ये प्रपोज कर रहा है कि यहीं क्यों ना रुक जाएं, अर्थात उसका कहने का मतलब है कि हमें यहीं रुक जाना चाहिए। तो यहां पर बनेगा सेंटेंस ही प्रपोज्ड टू मी, और फिर बनेगा आपका दैट। और ये ही और मी जब मिल जाएंगे दोनों तो क्या बताया था आपको, अभी तो बताया, वी शुड। अर्थात यहाँ पर इसका सेंस जानते हो क्या, इसका सेंस है लेट्स स्टे हियर, लेट्स स्टे हियर, इसका सेंस है हमें यहीं रुकना चाहिए, आओ यहीं रुक जाएं। तो वो कहता है यहीं क्यों ना रुक जाएं, गाड़ी की प्रतीक्षा क्यों ना कर लें। तमाम ऐसे सेंटेंस लोग बोलते नहीं है, गाड़ी का इंतजार क्यों ना, परिणाम का प्रतीक्षा क्यों ना कर लें। और तमाम ऐसे सेंटेंस होते हैं जो नेगेटिव नहीं होते हैं, अफर्मेटिव होते हैं। हम यहां क्यों रुकें, व्हाई स्टे हियर, क्यों रुकें, वो भी एक प्रपोजल है, लेकिन वो अफर्मेटिव सेंस में है, निगेटिव प्रपोजल है। और निगेटिव जब होता है तो अफर्मेटिव प्रपोजल होता है। हम यहीं क्यों ना रुक जाएं, अर्थात हमें यहीं रुक जाना चाहिए। हम यहां क्यों रुकें, क्यों रुकें, अर्थात हमें यहां नहीं रुकना चाहिए। बहुत गजब का लॉजिक है इसमें कि अगर आपने सेंटेंस को अच्छे से मार्क नहीं किया तो फिर सेंटेंस बन नहीं पाएगा, ये समझ लीजिए। तो यहां पर ये होता है कि अगर सेंटेंस निगेटिव है, निगेटिव, तो अफर्मेटिव बनेगा, और अगर ये अफर्मेटिव होता तो लेट्स नॉट स्टे हियर, ये आ जाता। तो यहां पर हो जाएगा ही प्रपोज्ड टू मी दैट वी, और शुड, बेस ये रहेगा, सेंटेंस ये रहेगा,
सेंटेंस को इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे, फिर बनाएंगे। तो वी शुड और फिर हो जाएगा स्टे और फिर हो जाएगा देयर। कोई इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है, कोई इसमें लॉजिक इंट्रोगेशन का तो है ही नहीं है, पूरा फुल आपका प्रपोजल है और पूरी तरह से प्रपोज्ड लगेगा और तब जाकर के सेंटेंस बनेगा। तो ऐसे करके आपको इन चीज़ों को देखना है। फिलहाल तो मैंने अभी यहाँ पर 5 का ए पार्ट पूरा कर दिया है, लेकिन इसका सेकंड पार्ट मैं पूरा करूँगा आगे, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें जो आगे की सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन है, थोड़ा सा वैसे इनमें टाइम लगेगा, बिना समझाए मुझे बताना आता नहीं है, और जब तक मैं किसी चीज़ में टाइम देता नहीं तो मुझे खुद जो है संतुष्टि नहीं मिलती है। मैं जल्दी से घसीटना, ये वीडियो लंबा होने लगता है तो ये सारी चीज़ें मैं बता तो जाता हूँ, लेकिन इनके पीछे भी बहुत बड़े लॉजिक है और बहुत सारे सेंटेंस है, लेकिन लड़के बोर होने लगते हैं ज़्यादा देखने से, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में ले लेता हूँ। लेकिन मैं शॉर्टकट में बता नहीं पाता, मुझे बहुत समय लगता है ग्रामर पढ़ाने में और डिटेल्स बताने में, और तभी मतलब मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं उसको अभी ना लेकर के मैं कल सेकंड पार्ट में लूँगा और देखिएगा ज़रूर, तब जाकर के पूरा हो जाएगा और टाइम मिलेगा तो स्टोरी पूरी कर दूँगा। तो तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।